आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है और यह फैसला मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुनवाई करने वाली ईडी की एक विशेष अदालत की वेकेशन बेंच ने सुनाया है, जिसने केजरीवाल की जमानत अर्जी के खिलाफ ईडी की सभी दलीलों को आज खारिज कर दिया। ईडी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शराब घोटाले के सरगना हैं और उन्होंने शराब घोटाले के लिए आम आदमी पार्टी के नाम पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है और ईडी के पास ऐसे तमाम सबूत हैं जिनसे ये सारी बातें साबित हो जाती हैं कि अरविंद केजरीवाल शराब कारोबारियों के साथ लगातार संपर्क में थे और इन कारोबारियों के लिए उन्होंने सरकार की आबकारी नीति में भी बदलाव किया था। और ईडी का यह भी दावा था कि अगर अदालत ने केजरीवाल की जमानत मंजूर की तो वो इस मामले में जेल से बाहर आकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन विशेष अदालत ने ईडी की इन सारी दलीलों को नहीं माना, इन सारी दलीलों को खारिज कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत में बहस के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा यह बन गया कि यह पूरा मामला अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अदालत में 2 ऐसी दलीलें दी गई जिनकी वजह से अदालत को उन्हें जमानत उन्हें देनी पड़ी। पहली दलील यह थी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह पूरा मामला कुछ गवाहों के बयानों पर ही आधारित है और यह गवाह भी निष्पक्ष नहीं है। और दूसरी दलील केजरीवाल के वकीलों ने यह दी कि अरविंद केजरीवाल की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और इस कारण उन्हें जमानत देने में कोई खतरा नहीं है। और इसी बात को अदालत ने अपने ध्यान में रखते हुए केजरीवाल को जमानत दे दी और अब अरविंद केजरीवाल कल दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं। यहां बड़ी बात यह है कि ईडी चाहता था कि उसे अदालत से 48 घंटों का समय मिले ताकि वो इस मामले में हाई कोर्ट में जाकर अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध कर सके, लेकिन विशेष अदालत से उसे 48 घंटे का यह समय भी नहीं मिला और कोर्ट की तरफ से यह स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया कि फैसला तो आज ही सुनाया जाएगा और जब फैसला आया तो अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से रेगुलर बेल मिल गई। ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 39 दिनों के बाद 10 मई को चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी। और जब इसी महीने की 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था, तब उन्होंने जेल जाने से पहले कहा था कि अब पता नहीं वो कितने दिनों तक जेल में रहेंगे, लेकिन जेल जाने के सिर्फ 18 दिनों के अंदर उन्हें जमानत मिल गई और अब कल अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे तब आम आदमी पार्टी ने इसका जबरदस्त जश्न मनाया था, लेकिन इस बार का जश्न शायद पहले से भी बड़ा और भव्य हो सकता है। शराब घोटाले के आरोप में ईडी ने आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया था, जिनमें पहले थे संजय सिंह और दूसरे थे अरविंद केजरीवाल। और अब इन दोनों ही नेताओं को कुछ ही महीनों में अदालत से जमानत मिल गई है, लेकिन मनीष सिसोदिया अभी भी जेल के अंदर ही है। और इसीलिए आज इस खबर का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करना आप सबके सामने हमारे लिए जरूरी है। तो इसका विश्लेषण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी में इस समय जश्न मनाया जा रहा है। उनके जो बाकी के जो नेता हैं वो बेहद खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। और इस समय कौन क्या कह रहा है ये हम पहले आपको बताना चाहेंगे और फिर इससे आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी की इसके बाद क्या रणनीति होने वाली है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो बयान अब तक रहा है वो झूठ की बुनियाद पे रहा है और यही अगर मैं बार बार इस बात को कहता था कि भाई न्याय करने पर अगर कोई भी जज आ जाएगा तो इस केस में तो कुछ दम है ही नहीं है। एक बेबुनियाद झूठा केस अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया था।
तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खबर है। हम सब लोग उत्साहित हैं इस खबर को सुन के और मैं माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया। जब इस मामले में बहस करी जा रही थी और केंद्र सरकार के एसजी राजू साहब ने ये कहा कि जब हमारे पास किसी मामले में सबूत नहीं होते तो हमें सरकारी गवाह यानी कि अप्रूवर बनाने पड़ते हैं और अप्रूवर से अगर गवाही दिलवानी है तो हमें उसको इंड्यूसमेंट यानी कि लालच देना पड़ता है। इससे ये बात पूरे हिंदुस्तान को और मुझे लगता है कोर्ट को साफ हो गई कि इस मामले में कोई भी सबूत केंद्र सरकार के पास नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चों को जेल में डाला गया, उनको परेशान किया गया, उन पर दबाव डाला गया और फिर लालच दिया गया कि अगर आप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ गवाही देंगे तो आपको सरकारी गवाह बना लिया जाएगा और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुझे लगता है आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। देखिए, इस बेल के ऑर्डर के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के और भाजपा के साथ साजिश करने वाले तमाम लोगों के चेहरे पर काली छुटी है। ये सच्चाई की जीते। हम डे 1 से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला फेक है, फर्जी है। हम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं सर झुका के। और आप देखिएगा आज अरविंद जी बाहर आ रहे हैं। इस फर्जी आरोप में जितने भी नेता हमारी पार्टी गिरफ्तार हैं सब लोग बाहर आएंगे, सत्यमेव जयते। तो देखिए, कम से कम एक बात अच्छी है कि आम आदमी पार्टी के नेता ये मान रहे हैं कि हमारे देश में अभी भी लोकतंत्र जिंदा है। अब इस पूरे घटनाक्रम का क्या मतलब है, इसका क्या विश्लेषण है, आपको पहले ये बताते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि भारत की अदालतें आज भी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और वो किसी के दबाव में काम नहीं करती। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं, जब उन्हें अदालत से कोई राहत नहीं मिलती है तो वो कहने लगते हैं कि अदालतें तो बिकी हुई हैं, अदालतें तो सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। लेकिन आज कम से कम अरविंद केजरीवाल की और उनके साथियों की ये शिकायत दूर हो गई और अरविंद केजरीवाल बड़े किस्मत वाले नेता हैं। उन्हें इस मामले में जो कहते थे, उनके जो दूसरे साथी थे वो ये प्रचार करते थे कि पीएमएलए के मामले में तो जमानत मिलती ही नहीं है, सरकार ने जानबूझकर ऐसी धाराएं लगाई हैं जिनमें जमानत मिल ही नहीं सकती, कई कई साल तक जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसे किस्मत वाले नेता हैं जिन्हें एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार जमानत मिली है और उन्होंने कई चीजें ऐसी की हैं जो पहली बार हुई हैं। पहली बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने शायद किसी नेता को चुनाव प्रचार करने के लिए इस तरह जमानत दी, अंतरिम जमानत, और इस मामले में भी उन्हें बहुत ही जल्दी फटाफट जमानत मिल गई। यानी आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो जमानत है वो बिल्कुल खटाखट हुई है। दूसरा पॉइंट, इस जमानत को अब अरविंद केजरीवाल एक क्लीन चिट की तरह इस्तेमाल करेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि उन्हें फंसाने की एक राजनीतिक कोशिश हुई थी और वो अब भी कट्टर ईमानदार हैं और ये उनकी ईमानदारी का और निर्दोष होने का सबसे बड़ा सबूत है कि अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। हालांकि ये केस चलता रहेगा, इस केस में अदालत ने उन्हें क्लीन चिट नहीं दी है, लेकिन हमारे देश में यह परंपरा रही है कि जब भ्रष्टाचार के किसी मामले में कोई नेता फंसता है और अदालत कुछ समय के बाद उसे जमानत देती है तो नेता यही कहते हैं कि ये एक तरीके की क्लीन चिट है। तो अब अरविंद केजरीवाल एक नायक की तरह, हिंदी फिल्मों के एक हीरो की तरह वापसी करेंगे, उसका बहुत जश्न मनाया जाएगा और इसे एक क्लीन चिट की तरह ये इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ये बताया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल साफ हैं, उनके दामन पर कोई दाग नहीं है। तीसरी बात, आम आदमी पार्टी जमानत को अरविंद केजरीवाल की नैतिक जीत बताएगी, अपनी नैतिक जीत बताएगी, अपनी राजनीतिक जीत बताएगी और इस जमानत को अब विपक्षी दल भी देश में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे और अब आप ईडी के दुरुपयोग का मामला राजनीतिक रूप से अब आप देखिएगा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए यह मामला अब और ज्यादा तूल पकड़ेगा और अरविंद केजरीवाल अब इस पूरे विषय के पोस्टर बॉय बनकर सामने आएंगे। चुनाव तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी हार गई, लेकिन यहां अपनी जीत वो पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे। चौथा, इस मामले ने अब बाकी के मुख्यमंत्रियों के लिए भी
एक बिल्कुल नया रास्ता खोल दिया है कि अगर आगे भविष्य में कोई मुख्यमंत्री जेल जाता है तो वो इस्तीफा देने की बजाय जेल में रहते हुए ही अपनी सरकार चला सकता है। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर काफी दबाव आया, लेकिन उन्होंने तब भी जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री का पद छोड़ा नहीं, इस्तीफा दिया नहीं और जेल से ही वो लगातार सरकार चलाते रहे। और आज ये बात कहनी पड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल ने एक गलत परंपरा की शुरुआत की है और इसके बाद आने वाला कोई भी मुख्यमंत्री अगर किसी भ्रष्टाचार के मामले में फंसेगा और जेल जाएगा तो वो भी इस्तीफा नहीं देगा। तो आने वाले समय के लिए आप तैयार रहिए जब भविष्य में आपको कई मुख्यमंत्री जेल से ही अपनी सरकार चलाते हुए मिलेंगे। पांचवा, अब प्रधानमंत्री मोदी का एक और बड़ा राजनीतिक विरोधी जेल से बाहर आकर सक्रिय हो जाएगा और वो उनके खिलाफ जबरदस्त दुष्प्रचार करेगा, उनके खिलाफ जबरदस्त एक बड़ा मोर्चा खोलने की कोशिश करेगा। तो ये बीजेपी के लिए एक बुरी खबर है। छठा, दिल्ली में फरवरी 2025 में यानी अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस लिहाज से भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर रहेंगे तो अब आम आदमी पार्टी को वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूती दे सकते हैं। हालांकि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की राजनीति अरविंद केजरीवाल के लिए काफी बदल चुकी है। तो जेल जाने से पहले और चुनाव से पहले बात कुछ और थी और चुनाव के बाद बात कुछ और है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल की जो बंद मुट्ठी थी वो खुल चुकी है। और खुलने का मतलब यह है कि चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस चुनाव में उनकी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं और ये 3 सीटें भी पंजाब से आई हैं, जबकि जिस दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं वहां उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद भी चुनाव हार गई और दिल्ली में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। और आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया था और लोगों से अपील की थी कि वो जेल का जवाब वोट से दें, लेकिन दिल्ली के लोगों ने वोट से अपना जवाब नहीं दिया, बल्कि उनका जवाब उल्टा था जो केजरीवाल के पक्ष में नहीं गया था। लेकिन बड़ी बात देखिए यह है कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का जो कद था इंडिया गठबंधन में वो बहुत बड़ा था और उस जमाने में वो कहीं कहीं ये भी सपना देखते थे कि शायद वो अगले आने वाले समय में प्रधानमंत्री ही बन जाएंगे, अपने आप को बहुत बड़ा नेता करके आंक रहे थे। लेकिन नतीजे आने के बाद उनकी सिर्फ 3 सीटें आई हैं, जिसकी वजह से अब इंडिया गठबंधन में उनका जो रैंक है वो थोड़ा नीचे चला जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की 7 सीटों पर 18.2% वोट मिले थे। इसको आप ध्यान से देखिएगा, 18.2% वोट। 2020 के विधानसभा चुनाव में 53.6% वोट मिले थे और इस बार दिल्ली की 4 सीटों पर जहां आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है वहां उसे 24.2% वोट मिले हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके भी सभी सीटों पर हार गई और जैसे मैंने आपको बताया उसे सिर्फ 24% वोट मिले हैं, जो कि कोई खास कोई चमत्कार जैसी बात नहीं है और वो सारी सीटें हार गई। और इसीलिए अब विपक्ष के इंडिया गठबंधन में केजरीवाल काफी कमजोर स्थिति में आपको दिखाई देंगे। जिस तरह का जबरदस्त समर्थन पहले इंडिया गठबंधन कर रहा था उनके इस जेल जाने को लेकर, अब वो बात नहीं रहेगी। और दूसरी बात यह है कि अब कांग्रेस के साथ भी उनका गठबंधन टूट चुका है और आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुकी है कि अब वो कांग्रेस के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में और कहीं पर गठबंधन नहीं कर रही है। तो अब समय थोड़ा सा बदल गया है और अरविंद केजरीवाल को अब अपने अकेले दम पर अपनी इस राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यह बात सही है कि इस बार जश्न भी पहले से बड़ा होगा और इस बार क्लीन चिट भी पहले से बड़ी होकर आपके सामने आएगी। कुछ इस तरह की क्लीन चिट जैसा मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं, ऐसी क्लीन चिट लेकर आज अब अरविंद केजरीवाल कल आपको तिहाड़ जेल के बाहर खड़े हुए मिलेंगे और वो दुनिया को बताएंगे कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। और देखिए आप, तस्वीरें नई आ गई हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर। अभी से ढोल बजने शुरू हो गए हैं, जश्न अभी से शुरू हो गया है और यह जश्न कल और भी बड़ा रूप ले लेगा जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। अब आपको
आज की एक और बड़ी खबर बताते हैं और वो खबर यह है कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी की परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया। यह खबर हमारे देश के छात्रों के लिए है, खास तौर पर जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी और उनके परिवारों के लिए है। तो सबसे पहले तो आप यह बात ध्यान से सुन लीजिए कि अभी तक सरकार यही कह रही है कि यह एग्जाम कैंसिल नहीं होगा और दोबारा यह परीक्षा नहीं कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कुछ स्थानों पर इस परीक्षा के दौरान गड़बड़ियां हुई हैं और डार्क वेब पर भी इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था और सरकार इन सारे मामलों की जांच कर रही है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक फिलहाल नीट यूजी की परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। नीट में मैं उसको कोई अच्छी बात नहीं मानता हूं, लेकिन मैं फिर विनम्रता से कहना चाहूंगा, जो लाखों मेधावी विद्यार्थी बहुत मेहनत से उस परीक्षा को उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी भी हितों को हमें ध्यान देना है। नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को होस्टेज में ना रखा जाए। तो एक खबर तो हमने आपको बता दी कि नीट की पुनर्परीक्षा नहीं होगी अभी तक। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि बिहार में नीट यूजी की परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, उस मामले में तेजस्वी यादव को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और अब पूरे देश में बिहार के गेस्ट हाउस कांड की चर्चा हो रही है। यह नीट का गेस्ट हाउस कांड है और अब आप ध्यान से सुनिएगा कि गेस्ट हाउस में क्या हुआ था। आरोप है कि पटना के जिस सरकारी गेस्ट हाउस में आरोपी छात्रों को परीक्षा से पहले नीट का क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराया गया था, उस गेस्ट हाउस में आरोपी छात्रों के लिए कमरा जो बुक किया गया था वो तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार ने बुक किया था। आज बड़ा सवाल सुन लीजिए आप, गेस्ट हाउस में क्वेश्चन पेपर बेचा जा रहा है। परीक्षा से पहले ही एक सरकारी गेस्ट हाउस में छात्रों को बुलाया जाता है, उन्हें नीट का क्वेश्चन पेपर दिखाया जाता है, कहा जाता है कि आप ये सारे सवाल रट लीजिए। और वो सरकारी गेस्ट हाउस में कमरा कौन बुक करता है? वो है तेजस्वी यादव का निजी सचिव। तो तेजस्वी यादव का निजी सचिव इस पूरे मामले में क्या कर रहा था? यह गेस्ट हाउस बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग का है, जहां विजिटर्स बुक में क्वेश्चन पेपर लीक कराने वाले आरोपी छात्र अनुराग यादव के नाम से 4 मई को एंट्री हुई थी और इस एंट्री में उस लड़के के नाम के सामने लिखा हुआ था मंत्री जी। तो आपने देखा होगा कई बार जब सरकारी गेस्ट हाउस में कोई रूम बुक होता है तो वहां के जो कर्मचारी होते हैं वो ये भी लिख देते हैं कि ये किसके रेफरेंस से रूम बुक हो रहा है, ताकि आगे चलकर कोई पूछे तो याद रहे। इसलिए जब ये रूम बुक हुआ तो उन्होंने उसके सामने लिख दिया मंत्री जी। और उसी दिन से हम लोग ये सोच रहे थे कि आखिर ये कौन सा मंत्री है जो सरकारी गेस्ट हाउस में रूम बुक करा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि कुछ छात्रों को नीट के क्वेश्चन पेपर दिए जा सके। पुलिस का कहना है कि इसी गेस्ट हाउस में इन छात्रों को लीक हुए क्वेश्चन पेपर रटने के लिए दिए गए थे और बाद में इन क्वेश्चन पेपर्स की कॉपीज को जला दिया गया था, यानी सबूतों को हमेशा के लिए मिटा दिया गया था। और यह सब कुछ किसी बहुत बड़े नेता के इशारे पर हुआ था। अभी तक जो सस्पेंस था वो ये था कि वो बहुत बड़ा नेता है कौन, और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का आरोप है कि यह नेता कोई और नहीं बल्कि लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव है। आरोप है कि तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार ने ही नीट यूजी की परीक्षा से 4 दिन पहले 1 मई को इस सरकारी गेस्ट हाउस के मुख्य पदाधिकारी प्रदीप कुमार को फोन करके यह कहा कि वो मंत्री जी के नाम से एक कमरा बुक कर दें। और आप प्रीतम कुमार की तेजस्वी यादव के साथ आज इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। वो प्रीतम कुमार कौन है जिन्होंने रूम बुक कराया था? अब आप तस्वीर देख लीजिए, ये हैं वो प्रीतम कुमार। प्रीतम कुमार ने परीक्षा से 1 दिन पहले भी 4 मई को इस गेस्ट हाउस में फोन किया था
और यहां काम करने वाले कर्मचारी को यह याद दिलाया था कि 5 मई की परीक्षा के लिए कुछ छात्र इस गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए आने वाले हैं और वहां इन छात्रों के रहने की सारी व्यवस्था हो जानी चाहिए। और इसी के बाद सभी आरोपी छात्रों को इस सरकारी गेस्ट हाउस में ठहराया गया और उन्हें नीट के क्वेश्चन पेपर दिए गए और कहा गया कि ये सवाल देख लीजिए, सारे क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, अब इनके जवाब आप अभी से रट लीजिए। यह भी आरोप है कि तेजस्वी यादव खुद इस मामले में गिरफ्तार हुए आरोपी सिकंदर यादवेंदु से परिचित थे और उन्हीं की सिफारिश पर सिकंदर यादवेंदु का तबादला पटना में कराया गया था। और जब लालू यादव रांची की जेल में बंद थे तब भी सिकंदर यादवेंदु कुछ लोगों की मदद से लालू यादव के संपर्क में था। और ये आरोप बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लगाए हैं और यह भी पूछा है कि क्या तेजस्वी यादव के निजी सचिव ने उन्हीं के कहने पर यह क्वेश्चन पेपर लीक करवाया था। पहले आप देखिए बिहार के उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। सिकंदर कुमार यादवेंदु रांची जेल में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे, सारी व्यवस्था यही करते थे वहाँ। नीट 2024 परीक्षा को लेकर जो कह सकते हैं कंट्रोवर्सी थी वो अब भी जारी है और सबसे बड़ी बात ये कि इस सब के बीच जो खबर आ रही है वो ये है कि NHAI के इंस्पेक्शन बंगलो निरीक्षण गृह का यूज किया गया था लोगों के द्वारा। और सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही थी कि जो जूनियर इंजीनियर थे सिकंदर प्रसाद यादवेंदु, उसने अपने रिश्तेदार जो कि अभ्यर्थी भी था अनुराग यादव, उसके नाम से एक कमरा बुक कराया था जिसकी चेक इन दोपहर 12:40 की गई है। पूरे देश में नीट को लेके हाहाकार मचा हुआ है और नीट के उस हाहाकार को जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, NTA को खत्म करना चाहिए, उसकी जगह पे क्या चर्चा चल रही है बिहार में कि गेस्ट हाउस बुकिंग किसने करवाई। नीट 25 लाख बच्चे, उनका अंधकारमय भविष्य चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय है गेस्ट हाउस, एक झूठी कहानी के आधार पर। अब देखिए जो बड़ी बात है, इस क्वेश्चन पेपर लीक करने का जो आरोपी है वो सरकारी विभाग में एक जेई है। जेई मतलब जूनियर इंजीनियर। अब आप सोच सकते हैं कि सरकारी विभाग में काम करने वाले सरकारी अधिकारी वो क्वेश्चन पेपर लीक कराने का धंधा कर रहे हैं बिहार में और मंत्री के नाम पर, बड़े नेता के नाम पर सरकारी गेस्ट हाउस में रूम भी बुक करा रहे हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि तेजस्वी यादव को इस पूरे घटना के बारे में पता था या नहीं पता था। उनका एक इतना करीबी आदमी इसमें लिप्त पाया जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव को इस बारे में जानकारी थी या नहीं थी, यह इन्वेस्टिगेशन का विषय है। यह हम आज अभी नहीं कह सकते कि उन्हें जानकारी होगी। दो ही बात हो सकती है, एक उन्हें पूरी जानकारी रही होगी, दूसरा वो नहीं जानते कि उनके निजी सचिव क्या कर रहे हैं और जो दूसरे जो जूनियर इंजीनियर हैं जो उनके परिवार के करीबी माने जाते हैं, उन्हें यह बात नहीं पता थी कि जेई जो है ये क्वेश्चन पेपर बेचने का काम कर रहा है। ये बेनिफिट ऑफ डाउट आज आपको तेजस्वी यादव को देना पड़ेगा। हालांकि ये पूरा मामला अब राजनीतिक मामला बन गया है और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप अब बनेंगे, लेकिन अब ये जो मामला है सिर्फ छात्रों का नहीं रखा, अब ये बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इसमें सारी पार्टियां कूद पड़ी हैं। सोचिए कितनी हैरानी की बात है कि जिस बिहार में डॉक्टरों की सबसे ज्यादा कमी है और स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों का इतना बुरा हाल है, वहां मुन्ना भाई छात्रों को बेईमानी से डॉक्टर बनाने के लिए इतने बड़े स्तर पर धांधली हुई, भ्रष्टाचार हुआ और अब इस धांधली में तेजस्वी यादव का नाम और उनके करीबी लोगों का नाम आ रहा है। इस धांधली की मुख्य रूप से 4 कड़ियां हैं, या कह लीजिए इस फिल्म के 4 मुख्य किरदार हैं। पहला किरदार है अमित आनंद, जिसने क्वेश्चन पेपर लीक करवाया और यह बिहार के सॉल्वर माफिया
सॉल्वर गैंग का एक माफिया माना जाता है। तो आपने देखा होगा ये जितने बड़े बड़े एग्जाम्स हो रहे हैं आजकल, इसमें एक सॉल्वर गैंग जो होता है वो बहुत एक्टिव है। और ये सॉल्वर गैंग आप जानते हैं ये प्रश्न सॉल्व करते हैं, दूसरों की जगह जाकर एग्जाम देते हैं, और ये एक बहुत बड़ा रैकेट हमारे देश में अब बैठ गया है जो इस समय सक्रिय है, सॉल्वर गैंग। और यहां भी सॉल्वर गैंग की इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। दूसरा व्यक्ति है सिकंदर यादवेंदु, जिसने क्वेश्चन पेपर बेचने के लिए छात्रों के साथ ये डील की, सौदा किया। तीसरे वो छात्र हैं जिन्होंने अपने पिता की सहमति से 40-40 लाख रुपए की डील करके ये क्वेश्चन पेपर खरीदे ताकि वो नीट की परीक्षा में पास हो जाए। तो आगे बढ़ने से पहले जरा सोच लीजिए, जिनके माता पिता के पास 40 लाख 50 लाख रुपए हैं और जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की है, वो लोग नीट की परीक्षा में पास हो रहे हैं। तो ये जो खेल है ये अमीरों का खेल बन चुका है। अब गरीबों के बच्चों के लिए यहां कोई स्थान नहीं है, क्योंकि या तो आप यहां क्वेश्चन पेपर खरीद नहीं पाएंगे। गरीब का बच्चा क्या करेगा? उसके पास कोचिंग लेने का पैसा नहीं, अपने बच्चे को दूसरे शहर में महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भेजने का पैसा नहीं है, क्वेश्चन पेपर खरीद के दे दे ये भी नहीं है। और अगर नीट में बच्चे की रैंक नीचे आती है और उसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़े, वहां पर जो करोड़ों रुपए की फीस है वो भी वो दे नहीं सकता। तो इसका मतलब गरीब के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए रास्ते धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, और यही सबसे ज्यादा चिंतित करने वाली बात है। और चौथा इसका किरदार है तेजस्वी यादव का निजी सचिव प्रीतम कुमार। उन पर आरोप है कि उन्होंने आरोपी छात्रों के ठहरने के लिए पटना के इस सरकारी गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 6 छात्रों को क्वेश्चन पेपर लीक कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, उन छात्रों की मार्कशीट से अब यह खुलासा हुआ है कि ये छात्र क्वेश्चन पेपर लीक कराने के बाद भी इस परीक्षा में पास नहीं हो पाए। आपने सुना होगा पहले कहा जाता था कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो इनके मां बाप ने 40 लाख रुपए तो दे दिए नकल करने के लिए, जहां इनके पास क्वेश्चन पेपर पहले से आ गया, लेकिन ये नकल करने के लिए इनके पास अकल नहीं थी और इसलिए ये छात्र फेल हो गए। अब इनमें एक आरोपी छात्र है जिसका नाम है आयुष राज। आयुष के 720 में से 300 नंबर आए, अभिषेक कुमार के 581 नंबर आए, शिवनंदन कुमार के 483 नंबर आए और अनुराग यादव के 720 में से सिर्फ 185 नंबर आए हैं। जबकि इन छात्रों को परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले ही रात को पूरा क्वेश्चन पेपर मिल चुका था और कुछ लोग इन छात्रों की लगातार मदद कर रहे थे ताकि इन्हें सभी प्रश्नों के जवाब याद हो जाएं। लेकिन ये छात्र नकल और बेईमानी करके भी फेल हो गए। मेरे पास इन छात्रों की मार्कशीट है। आगे बढ़ने से पहले जो आपकी स्क्रीन पर भी है, मैं जरा आपको बताता हूं और फिर आप देखिएगा कि मैं आपको शिवनंदन कुमार की मार्कशीट पढ़ के बताता हूं। फिजिक्स में 89 नंबर, केमिस्ट्री में 88 नंबर, बायोलॉजी में 90 नंबर, टोटल 89। इसी तरह एक और हैं जिनके आयुष राज, फिजिक्स में 15 नंबर है, केमिस्ट्री में 15 नंबर है, बायोलॉजी में 87 नंबर है। अब आप सोचिए कि किसी सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे नंबर हैं और किसी सब्जेक्ट में ये लोग फेल हो रहे हैं। एक और देखिए, अनुराग यादव, इनके सिर्फ 185 नंबर आए हैं 720 में से। फिजिक्स में 85, केमिस्ट्री में सिर्फ 5 नंबर, केमिस्ट्री में सिर्फ 5 नंबर आए हैं, फिजिक्स में 85 और बायोलॉजी में 51 नंबर आए हैं। इसका मतलब समझते हैं आप कि कुछ सवाल और कुछ सवालों के जवाब इन्होंने रट लिए, जो याद रहे वहां बहुत अच्छे नंबर आ गए, और कुछ जगह बिल्कुल भी याद नहीं रहा, वहां एक विषय में, केमिस्ट्री में 5 नंबर आ रहे हैं। ये इनकी मार्कशीट है, देख लीजिए जो मैं आपको अभी बता रहा था। आज बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इन छात्रों के पुलिस में दर्ज हुए बयानों की एक कॉपी जारी की है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, और इनमें 3 बड़ी बातों का जिक्र है। पहली बात, इन छात्रों ने नीट यूजी की परीक्षा का क्वेश्चन पेपर 40-40 लाख रुपए में खरीदा था। इसलिए बार बार मैं वो बात कह रहा हूं, अब आने वाले जमाने में, आने वाले भविष्य में क्या सिर्फ उन्हीं परिवारों के बच्चे पास होंगे जिनके पास 40 लाख रुपए हैं क्वेश्चन पेपर खरीद के देने के लिए? दूसरा,
क्वेश्चन पेपर लीक कराने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक सरकारी कर्मचारी है जिसका नाम है सिकंदर यादवेंदु, जो मैंने अभी आपको बताया। ये पटना के दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात है और बिहार के उस सॉल्वर गैंग के लिए काम करता था जो नीट यूजी की परीक्षा में एक छात्र को पास कराने के बदले में उनसे 32 लाख रुपए लेते थे और इसके बाद 8 लाख रुपए इस सरकारी कर्मचारी के होते थे। ये उसका कमीशन था और इस तरह कुल मिलाकर 40 लाख रुपए देकर नीट यूजी की परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक कराया जाता था। 32 लाख रुपए सॉल्वर गैंग लेगा और 8 लाख रुपए ये सरकारी विभाग के जूनियर इंजीनियर लेंगे और यह है 40 लाख रुपए का बिजनेस मॉडल। सबसे बड़ी बात यह कि सिकंदर नाम के जिस सरकारी कर्मचारी ने इस बार का क्वेश्चन पेपर लीक करवाया, उसकी खुद की बेटी एक डॉक्टर है, उसकी बेटी का पति भी डॉक्टर है और उसका बेटा भी बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई इस समय कर रहा है। और आप खुद सोचिए ये सारे लोग डॉक्टर कैसे बने होंगे और इस व्यक्ति को खुद जूनियर इंजीनियर की सरकारी नौकरी भी कैसे मिली होगी, इसकी कल्पना भी आप कर सकते हैं। आरोप है कि यह व्यक्ति तेजस्वी यादव से परिचित था और तेजस्वी यादव ने ही इसका ट्रांसफर पटना में कराया था, जबकि अनुराग यादव नाम का छात्र इसका भतीजा था जिसके लिए तेजस्वी यादव के निजी सचिव ने सरकारी गेस्ट हाउस में परीक्षा से एक दिन पहले मंत्री जी के नाम से कमरा बुक कराया था। और आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने 5 मई को लीक हुए क्वेश्चन पेपर की कॉपीज को जला दिया था, जिसकी कुछ तस्वीरें भी आज हमारे पास हैं। ये जो जला हुआ क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, ये नीट का क्वेश्चन पेपर है, वही क्वेश्चन पेपर है जो लीक हो गया था। और ये नीट का क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये हमारे देश के गरीब परिवारों के छात्रों के भविष्य की सारी उम्मीदें हैं जो जलकर राख हो गई हैं। 6 महीने पहले जब बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी और उस सरकार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा था कि उन्होंने 5 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां कराई हैं, यानी 5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं लोगों को। लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय भी अक्टूबर 2023 में बिहार पुलिस के लिए हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था ऐसे ही, जिसके बाद इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। लेकिन तब तेजस्वी यादव को लेकर कोई सवाल नहीं उठा था। और अगर आज भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ होते और बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार होती तो शायद इस धांधली से जुड़ी ये खबर भी आपके सामने नहीं आ पाती, ये जानकारियां भी आपके सामने नहीं आ पाती, क्योंकि बिहार की सरकार ये सब कुछ दबा देती। लेकिन अब इस मामले में तेजस्वी यादव को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने खुद अब तक इन आरोपों पर मीडिया के सामने आकर कोई सफाई नहीं दी है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं कि इस मामले में बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो तो लगातार बयान दे रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बिहार के उप मुख्यमंत्री का बयान सुनवाया था, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक इस पूरे मामले पर बिल्कुल चुप हैं, सन्नाटा है और उन्होंने इसके बारे में अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। हमें इंतजार रहेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके बारे में क्या कहते हैं, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहते हैं और इन दोनों का जो एक जमाने में रिश्ता हुआ करता था, अगर यह रिश्ता आज भी होता तो शायद यह खबर आप तक पहुंचती ही नहीं। आज दिल्ली में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बिहार के इस मामले में जिन लोगों पर भी आरोप लग रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बिहार का भैया हमने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या राहुल गांधी के इस बयान का मतलब यह है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से इस मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ भी जांच कराने का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि नाम तो तेजस्वी यादव का ही आ रहा है। तो जब राहुल गांधी कहते हैं कि जांच होनी चाहिए सभी आरोपियों की, तो जांच के घेरे में तो तेजस्वी यादव भी आ जाते हैं। और अगर राहुल गांधी का यही मतलब है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी परीक्षाओं में होने वाली धांधली को रोक नहीं पा रहे हैं और उन्होंने कहा कि यह धांधली इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी सरकार मेरिट यानी योग्यता के आधार पर लोगों की नियुक्तियां और भर्ती नहीं कर रही है। अगर आप
मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे, अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा। ये इसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी एंड इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैप्चर किया है ये है। तो आज राहुल गांधी को योग्यता याद आ रही है, आज उन्हें मेरिट याद आ रही है और वो कह रहे हैं कि इस तरह के इम्तिहान में इस तरह की नौकरियां जो हैं वो मेरिट और योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए। लेकिन क्या आपको याद है कि राहुल गांधी ने इस बार का पूरा चुनाव जातिगत जनगणना के मुद्दे पर लड़ा और वो अपनी हर चुनावी रैली में आबादी के हिसाब से लोगों को नौकरियों में उनका हक देने की मांग करते थे। वो कहते थे जितनी आबादी उतना हक। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि जो भर्तियां और नियुक्तियां होती हैं वो मेरिट यानी योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। इसलिए अब राहुल गांधी को आज ये तय करना है कि वो चुनाव से पहले जो बात करते थे कि जितनी आबादी उतना हक, वो सही है, या आज जो वो योग्यता और मेरिट की बात कर रहे हैं ये सही है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको, मेरे पास वो स्टेटमेंट है जो आरोपी छात्र या उनके पिता ने पुलिस को दी है और वो स्टेटमेंट मैं पढ़कर आपको बताता हूं। इसमें एक आरोपी छात्र है अखिलेश कुमार, उनके पिता हैं अवधेश कुमार। उन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं मेरा बच्चा अभिषेक कुमार नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था और मैं अपने पुत्र अभिषेक को दिनांक 3/5/24 को रांची से पटना लेकर आ गया तथा दिनांक 4/5/24 को सिकंदर यादवेंदु से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सिकंदर ने मेरे बच्चे को लेकर अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास गए, जहां मेरे बच्चे को नीट का प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका पढ़वाया गया और रटवाया गया। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा आप। वो साफ बता रहे हैं कि मेरे बच्चे को अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास ले गए, नीट का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका उन्हें रटवाया गया। इसके बदले में नीट की परीक्षा पास कराने के लिए 2 SBI बैंक मेन ब्रांच रांची का ब्लैंक चेक 1 साल पहले ही दे दिया था और 40 लाख रुपए की यह डील हुई थी। अब एक और हैं, इनका नाम है अखिलेश कुमार और ये शिव शंकर राय नाम के छात्र के पिता हैं। वो क्या कहते हैं, मैं नगर परिषद दानापुर में सिकंदर से मिलने गया तो सिकंदर ने कोटा में मेरा बेटा कोटा में नीट की तैयारी कर रहा है और इसी बात पर सिकंदर द्वारा बताया गया कि यह सब सेट है, यानी ये पूरी परीक्षा सेट है, 40 लाख रुपए लगेगा, परीक्षा पास कर जाएगा। मैं लोभ में आकर बात को स्वीकार कर लिया तथा अपना बच्चा का सारा कागजात सिकंदर के पास जमा कर दिया और सिकंदर द्वारा मेरे बच्चे को बुलाकर 4 मई 24 की रात्रि में प्रश्न पत्र उत्तर सहित रटाने के लिए ले गया और बताया गया कि आपका बच्चा आयुष राज पास कर जाएगा, तब आप पैसा दे दीजिएगा। एक छात्र हैं शिव नंदन कुमार, 19 साल का छात्र है। देखिए 19 साल का छात्र, वो क्या कहता है कि मेरे सिकंदर यादवेंदु से पारिवारिक संबंध है और यह लड़का उन्हें अंकल कहकर बुलाता है। अंकल द्वारा बताया गया कि दिनांक 4 मई 2024 को शाम में आ जाओ तथा मैं अंकल के पास पहुंचा। अंकल द्वारा मुझे अमित आनंद और नीतीश के पास पहुंचा दिया गया, जहां पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर सामग्री के साथ मुझे पढ़वाया और रटवाया गया। मैं अपने परीक्षा सेंटर पाटलिपुत्र कॉलोनी इंटरनेशनल स्कूल में था। यहां पहुंचकर मैंने अपना परीक्षा दिया और परीक्षा के उपरांत मुझे पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। परीक्षा में प्रश्न पत्र एवं उत्तर सामग्री सही मिल गया, यानी परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर आया वो वही क्वेश्चन पेपर था जो पिछली रात को इस लड़के को दिया गया था और उसके जवाब भी वही थे जो इस लड़के को रटवाए गए थे। तो सोचिए, भारत के इतने सारे युवाओं के साथ इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। और इन लोगों के बारे में भी सोचिए, 19 साल का लड़का 40 लाख रुपए में क्वेश्चन पेपर खरीदता है,
क्योंकि उसके पिता के पास पैसा है और ये लड़का आगे चलकर डॉक्टर बनेगा और उस डॉक्टर से आप में से न जाने कितने लोग इलाज कराएंगे और ये हमारा भविष्य है। अगर यही सब होता रहा तो आप सोचिए किस तरह के लोग पुलिस की नौकरी में जाएंगे, किस तरह के लोग डॉक्टर बनेंगे, किस तरह के लोग इंजीनियर बनेंगे, किस तरह के लोग आगे और सरकारी विभागों में जाएंगे। और वो सारे लोग असल में आपकी सेवा के लिए बनाए गए हैं, ये सारे पद। और फिर आपका क्या होगा और हमारे देश के भविष्य का क्या होगा, आप सोच सकते हैं। यानी माता पिता भी भ्रष्ट हैं, वो अपने नालायक बच्चों को 40 लाख रुपए देकर पास करवाना चाहते हैं और बच्चे जो इतने आलसी हैं, पढ़ना नहीं चाहते और 40 लाख रुपए अपने माता पिता का खर्च कराकर ये परीक्षा पास करना चाहते हैं। इस देश का भविष्य क्या हो सकता है, आज आप कल्पना कर लीजिए। जिस तरह बिहार में तेजस्वी यादव को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसी तरह के विवाद ने अब प्रियंका गांधी वाड्रा को भी मुश्किल में डाल दिया है। और यहां मैं बात कर रहा हूं भ्रष्ट छात्रों की, वो छात्र जो भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हैं, जो धोखे से, बेईमानी करके, चोरी करके पास होना चाहते हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर एक छात्रा का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि नीट की परीक्षा में हुई धांधली मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। और जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया, यह वीडियो आयुषी पटेल नाम की एक छात्रा का है, जिसने अपने वीडियो में दावा किया था कि 4 जून को उसका नीट यूजी का रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि उसकी आंसर शीट फटी हुई थी। लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि यह छात्रा झूठ बोल रही थी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक गलत और भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला और इस छात्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एनटीए के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने एनटीए से कहा कि वो इस छात्रा की मूल यानी ओरिजिनल आंसर शीट को अदालत में पेश करे। और जब एनटीए ने इस छात्रा की आंसर शीट अदालत में पेश की तो यह आंसर शीट पूरी तरह से सुरक्षित भी थी और जो आंसर शीट इस छात्रा ने अपने वीडियो में दिखाई थी वो आंसर शीट फर्जी थी। जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस छात्रा की याचिका खारिज कर दी और एनटीए को निर्देश दिया कि वो इस छात्रा के खिलाफ जांच करके कानूनी कार्रवाई करे। यानी ये छात्रा फर्जी दस्तावेज लेकर, गलत जानकारी लेकर वीडियो बना रही थी और हमारे देश के न जाने कितने छात्रों ने, कितने परिवारों ने और कितने नेताओं ने इस लड़की की बात को सच मान लिया, जबकि ये लड़की खुद एक बहुत बड़ी फ्रॉड है। और कुछ वर्ष पहले इसी लड़की ने यह भी दावा किया था कि इसने कोविड की दवाई खोज ली है। लेकिन सोचिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने अब तक इस गलत वीडियो को पोस्ट करने के लिए अपना खेद नहीं जताया है और ना ही इस वीडियो को अभी तक उन्होंने डिलीट किया है, जबकि इस वीडियो में किए गए सारे दावे गलत हैं। ये लड़की गलत पाई गई है, ये लड़की धोखेबाजी कर रही थी और इस लड़की के वीडियो की वजह से लाखों छात्र भ्रमित होकर परेशान हुए होंगे। मैं आपको आज फिर से इस छात्रा का वो वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये बताते हुए कि ये फेक वीडियो है और इसमें इस लड़की ने सारी बातें झूठ बोली थी। और अगर आप इस वीडियो से प्रभावित हुए हैं तो आज आपको ये सोच लेना चाहिए कि ये वीडियो गलत है। आज बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं, अलग अलग लॉबीज चल रही हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अपने झूठे वीडियोस सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे छात्रों की भी है जो वाकई में ये चाहते हैं कि ये नीट की परीक्षा दोबारा हो, कैंसिल हो जाए। आज देश को यह भी बताने का समय है कि इस मामले में जवाबदेही किसकी है। जवाबदेही कौन देगा, कौन जवाब देगा? सबसे पहली जवाबदेही है एनटीए की, जिसे 5 मई से यह बात पता थी कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, पेपर लीक हो चुका है और पेपर लीक कराने के आरोप में बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है लोगों को। लेकिन इसके बावजूद एनटीए ने 9 जून तक कोई कदम नहीं उठाया। पहली जवाबदेही एनटीए की है। मैं आपको 4 विकल्प दे रहा हूं, जैसा क्वेश्चन पेपर में होता है ना, वैसे ही क्वेश्चन पेपर में देखिए जवाबदेही किसकी, उसके 4 विकल्प हैं, सही जवाब चुनिए। दूसरी जवाबदेही भारत सरकार और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की है, जिन्होंने पहले यह मानने से ही इनकार कर दिया था कि इस परीक्षा में कोई धांधली हुई है। अब धीरे धीरे उन्होंने मानना शुरू किया है और क्योंकि वो इस विभाग के मंत्री हैं इसलिए उनकी जिम्मेदारी तो बनती ही है। तीसरी जवाबदेही है तेजस्वी यादव जैसे नेताओं की, जिनके निजी सचिव ने इन आरोपी छात्रों की मदद की और 40-40 लाख रुपए में ये क्वेश्चन पेपर बेचे गए। चौथी जवाबदेही है प्रियंका गांधी वाड्रा की, जिन्होंने राजनीति करने के लिए एक छात्रा का गलत और भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसकी वजह से लाखों छात्र गुमराह हुए। तो आज हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो 4 लोग हैं, एनटीए, धर्मेंद्र प्रधान,
तेजस्वी यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा, इन्हें भी देश के सामने आकर अपना जवाब जरूर देना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो लाखों करोड़ों युवा छात्र हैं, हम उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज हमारे देश में शायद ही कोई सरकारी नौकरी ऐसी बची होगी, शायद ही कोई ऐसी परीक्षा बची होगी जिसकी अग्नि परीक्षा हमने नहीं ली है। और आज परीक्षाओं की भी अग्नि परीक्षा हो रही है, क्योंकि परीक्षाओं में एक के बाद एक धांधली होती जा रही है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में जो लाखों करोड़ों छात्र हैं, जो परिश्रमी हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत से अपने कई वर्ष लगा दिए इस तपस्या में, हम उनकी तपस्या का अपमान कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा अपराध है। और अगर आप दुनिया वालों की सुनेंगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो कल दुनिया वाले आपकी सुनेंगे।